तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अभी जो मेरा वर्ज़न है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 और मैं जल्दी जल्दी आपको एक ही वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लगभग सभी जो भी इसके फ़ीचर्स हैं और जितने भी फार्मूलाज और फंक्शंस जो यूज़ होते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो आपको ये बहुत ही बेनिफिट देगा, और अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी आप इसको एक बार देख के घर पर प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा जल्दी मैं इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा, फटाफट देखते जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर जो हमको ये टैब दिख रहा है ये है पहला टैब होम का, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू एंड व्यू। होम में आपको ये सभी चीज़ें मिलती हैं, जैसा कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लोग जानते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। इंसर्ट के अंदर आपको जो भी इंसर्ट करने के लिए ये पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स और ग्राफ बनाना, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। पेज लेआउट में आप इसका पेज का ओरिएंटेशन, मार्जिन सब सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर और ये थीम्स भी चेंज इसमें कर सकते हैं। अगला आपका आता है फार्मूला का, तो ये पूरे फार्मूलाज आपको यहाँ मिल जाते हैं। अगर आप भूल जाते हैं तो आपको यहाँ से निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ फार्मूला यहाँ पर लिख के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट हम लोग देखते हैं एक्सेल क्यों यूज़ करते हैं और एक्सेल में हम जल्दी कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहला जो है, देखिए आप 1 यहाँ लिखा मैंने, यहाँ किया एंटर 2। सबसे पहली खूबी, आप इन दोनों सेल को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप यहाँ आइए, जैसे ही ये प्लस का निशान आने लग जाएगा आप इसको पकड़ के इसको ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक ये बढ़ता चला जाता है, तो आपको बार बार मैनुअली 1 2 3 4 5 6 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अगर मैं लिखूँ यहाँ पर 2 और फिर यहाँ लिखूँ 4 और उसके बाद अगर इसको करूँ तो देखिए ये क्या होगा, ये 2 की टेबल प्रिंट कर देगा। ये देखिए अपने आप समझ जाता है। जैसे कि मैं यहाँ लिखूँ जनवरी, JANUARY, और मैं इसे पकड़ के ड्रैग करूं तो देखिए क्या आएगा। देखिए फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अपने आप आ गया। तो ये देखिए कितनी जल्दी से हमारा काम हो सकता है। सेम ऐसे ही संडे अगर मैं लिखता हूं और पकड़ के इसको ड्रैग करता हूं तो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे अपने आप आ जाता है। तो अगर आप चाहें तो इस तरीके की एक शीट बहुत ईजीली बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख दूँ डेज़ और यहाँ लिखूँ जनवरी, ये डेज़ में मैं लिख देता हूँ 1 और 2। तो ये देखिए एक महीने का 365 दिनों का अगर आप चाहें तो आप इसमें हिसाब भी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर जनवरी और यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए इसको मैं पकड़ के ट्रैक कर देता हूँ तो ये देखिए 31 डेज़ का आपका ये शीट बन गई। यहाँ से मैंने जनवरी को पकड़ के इधर ट्रैक कर दिया, देखिए तो ये दिसंबर तक आपका ये बन गया। तो आप चाहें और इसको फिर इस तरीके से देखिए एक्सेल में आप कुछ भी करें ये चीज़ प्रिंट नहीं होती। ये जो आपको ग्रिड दिख रही है ना, जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट होगी नहीं। इसको प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पर ग्रिड बनाना पड़ेगी। ये यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अधिकतर लोगों को ये पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ये बहुत ही ईजी चीज़ें हैं तो हम इसमें कर सकते हैं। मेनली जो फोकस है हमारा इस ट्यूटोरियल का वो है हमारा इसमें कि हम फार्मूलाज एंड फंक्शन का ज़्यादा उपयोग करके आपको दिखाएँ। तो चलिए मैं फार्मूला फंक्शंस का आपको बताता हूँ। फार्मूला लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमको इसके अंदर लिखना पड़ता है जो भी फार्मूला हम लोग लिखते हैं। जैसे कि मैं अब लिखूँगा, मैं आपको चलिए एक सिंपल सा फार्मूला बना के दिखाता हूँ, सम का फार्मूला। तो यहाँ मान लीजिए मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। यहाँ मान लीजिए मैं लिखा 5 6 10 22 32 ये और ऐसा करके। अब मान लीजिए मेरे को इनका सम चाहिए नीचे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए दो तरीके हैं, एक तो है कि आप इसको पूरा सेलेक्ट करिए और यहाँ देखिए राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर यहाँ ऑटो सम का एक ऑप्शन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की सभी संख्याओं का सम करके इसको दे देगा। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अब देखिए दूसरा तरीका, मान लीजिए आपको 5 का सम नहीं चाहिए, आपको चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का सम। तो आप क्या करेंगे, उस केस में हम फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास एक फार्मूला है सम, और यहाँ देखिए सम के बाद जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ आ गया नंबर 1 नंबर 2। ये जब भी आप कोई फार्मूला लिखते हैं तो ये बताता है कि फार्मूला किस तरीके से अप्लाई होगा। तो ये नंबर 1 नंबर 2 आप चाहें तो ये पूरी नंबर्स लिख सकते हैं या आप एक रेंज दे सकते हैं। तो रेंज क्या होती है मैं अभी पहले आपको करके दिखाता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे को ये चाहिए और यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक का चाहिए, तो एक रेंज में दे सकता हूँ। ये रेंज मैंने दे दी और ये प्रिंट हो गया। तो ये 14 जो प्रिंट हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक, देखिए A7 से लेके A11 तक का प्रिंट हुआ है। तो A7 से लेके A11 तक का जो सम है वो 14 आया है। अब बात चल रही थी अपनी जो रेंज की, वो रेंज क्या होता है चलिए बताता हूँ। देखिए एक्सेल में हर सेल का एक नाम होता है।
हर सेल का। सेल क्या होती है, देखिए ये जो चीज़ है ये है रो, और ये जो चीज़ है ये है कॉलम, ठीक है। तो ये रो और कॉलम जहाँ पर क्रॉस होते हैं उससे बनती है एक सेल। हर सेल का एक नाम होता है। देखिए मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर ये मैंने जो कर्सर अपना रखा हुआ है, इस सेल का एक नाम होगा क्योंकि ये सी कॉलम की सेल है और थर्ड नंबर की रो में है, तो इसलिए इसका जो नाम होगा वो C3 होगा। तो जो भी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं वो इसके नाम पर ही अप्लाई करते हैं। अच्छा मान लीजिए आपको एक पूरी रेंज सेलेक्ट करना है, या जैसे कि आपको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना है, तो आप क्या लिखेंगे A1, B1, C1, D1, E1, F1, ठीक है। अगर आप ऐसा ना लिखना चाहें तो आप पूरी की पूरी एक रेंज भी दे सकते हैं, A1 और कॉलन लगा के E1। चलिए मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा 4, यहाँ लिखा 5, 6, 8 और ये 9। अब आप चाहते हैं यहाँ पर F में कि A से लेके ये A1 से लेके E1 तक का टोटल यहाँ आ जाए। तो दो तरीके वहाँ पर लिखने के, एक तो है सम करके हम लिख दें A1, B1, C1, D1, E1। देखिए तो ये क्या करेगा, ये जो भी सेल्स आपने लिखी उन सब का सम कर देगा, ये कर दिया। लेकिन अगर आप ये कब तक लिखते रहेंगे, तो आप चाहें तो एक रेंज भी आप लिख सकते हैं। देखिए जब आपको स्पेसिफिक कोई सेल्स का ही सम चाहिए हो तब आप ऐसे लिखेंगे कि आपको A1 का चाहिए, C1 का चाहिए, E1 का चाहिए, तो आप ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर आपको पूरी संख्याओं का सम चाहिए तो आप पूरी की पूरी एक रेंज दे सकते हैं। रेंज देने के लिए आप क्या करेंगे, A1 कॉलन लगा के E1। तो ये देखिए A1 कॉलन E1, यानी A1 से लेके E1 तक की पूरी संख्याएं जो आ रही हैं इसके बीच में, इन सभी का सम ये दे देगा। तो ये हमारा था सम नाम का फॉर्मूला। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इक्वल टू लगा के आप चाहें तो उनके सेल के नंबर लिख सकते हैं A1 और प्लस, यहाँ आपको प्लस दबाना पड़ेगा, B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1, ऐसा, तो भी ये आपका सम आ जाएगा। तो ये 2 या 3 तरीके हैं जहाँ से आप इनका एडिशन या सम कर सकते हैं। चलिए अब अगला मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, वो है अपना पावर का। पावर का फॉर्मूला कैसे होगा, देखिए मान लीजिए पावर क्या होती है गणित के, अगर आप गणित आपने जानते हो तो आपको पता होगा, 2 के ऊपर अगर 4 की पावर लगा दिया जाए तो 2 × 2 × 2 × 2 हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं पावर। तो यहाँ देखिए मैं 2 संख्या लिखने वाला हूँ, यहाँ मैं एक संख्या लिखने वाला हूँ 4 और यहाँ एक संख्या लिखने वाला हूँ 3। अब मुझे चाहिए 4 की पावर 3 कितना हो, 4 की पावर 3 कितना होता है, चलिए पता करते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे इक्वल टू और लगाएंगे पावर, उसके बाद ये देखिए नंबर और पावर। तो नंबर हमारे पास है 4, कॉमा लगाएंगे और उसकी पावर हमको लगाना है 3। उस पावर कहाँ पर है, वो पावर लिखी हमने B1 में, तो वो हमने यहाँ पे सेल का रेफरेंस दे दिया, एंटर किया। देखिए 4 × 4 × 4 कितना होता है 64, 4 चौको 16 64। तो इस तरीके से हम लोग ये पावर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो अब मैं अगला फंक्शन हम लोग देखते हैं, वो है आपका लार्ज और स्मॉल फंक्शन। चलिए तो यहाँ मैं एक सम नंबर लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पहले मैं कोई नंबर लिख देता हूँ। चलिए मार्क्स लिख देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं मार्क्स, और यहाँ कुछ लोगों के मार्क्स में लिख देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ 12, 15, 16, 17। चलिए तो यहाँ कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर कहीं भी, जहाँ भी आप चाहें तो वहाँ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहते हैं हम लोग प्रिंट, हम करना चाहते हैं कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहाँ लिखूँगा मैं मैक्स, और उसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जितनी भी नंबर है उन सबको सेलेक्ट कर दूँगा, यानी A2 से लेके A9 तक की सबको चाहिए हमको। तो मैंने यहाँ रेंज दे दी और ये एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो है वो 25 यहाँ पर आ गई। अच्छा इसमें एक चीज़ और है, यहाँ मैं कॉमा लगाता हूँ। इस फॉर्मूले में एक सुधार और करता हूँ कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि सबसे बड़ी संख्या नहीं, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, तो आप यहाँ (2) लगा सकते हैं। तो ये था हमारा मैक्स फंक्शन। यहाँ पर अब हम देखिए लार्ज, मैक्स से मिलता जुलता फंक्शन है हमारे पास लार्ज। तो ये लार्ज फंक्शन भी उसी तरीके से काम करेगा। देखिए यहाँ लिखा आ रहा है एरे, तो यहाँ आपको एक एरे देना पड़ेगा। एरे यानी कि संख्याओं का समूह पूरा आपको देना पड़ेगा, और कॉमा लगा के हम लिख देते हैं के। अब ये के क्या है, तो यहाँ मान लीजिए मैंने डाल दिया 2। तो अब देखिए यहाँ जो नंबर आई है 23, ये सेकंड
तो ये देखिए सेकंड नंबर की इसने लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर प्रिंट कर दिए। अगर मैं यहाँ 3 कर दूंगा तो ये थर्ड लार्जेस्ट को प्रिंट कर देगा। देखिए तो ये था हमारा लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन में आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। देखिए मैक्स में ये सिर्फ मैक्सिमम नंबर को प्रिंट करता है, लार्ज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्मॉल कौन से नंबर की लार्ज नंबर आपको प्रिंट करना है वो आप इसका इंडेक्स यहाँ पर दे सकते हैं। इसी तरीके का हमारे पास एक और फंक्शन है, वो है हमारे पास स्मॉल। स्मॉल फंक्शन में भी हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर हम लोग एक एरे डाल देंगे नंबर का और उसके बाद यहाँ हम लोग के यानी कि इसका इंडेक्स हम डालेंगे। तो चलिए मान लीजिए हमको पहले नंबर की सबसे स्मॉल नंबर चाहिए, तो ये देखिए सबसे स्मॉल नंबर आ गई है 10। यहाँ अगर मैं 5 कर दूँगा तो देखिए 5वें नंबर की सबसे स्मॉल नंबर आ गई है 16। ये था हमारा स्मॉल फंक्शन। चलिए अब एक और फंक्शन की हम लोग बात करते हैं, वो है हमारा सम प्रोडक्ट। इसे मैं हटा देता हूँ। सम प्रोडक्ट क्या करता है? सम प्रोडक्ट यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ इसका। देखिए सम प्रोडक्ट क्या करेगा, यहाँ मान लीजिए मैंने एक लिया है सीरीज़, ले लेता हूँ मैं सीरीज़ ए और ये ले लेता हूँ सीरीज़ बी। और यहाँ सीरीज़ ए में कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ मैं 25, 32, 12, 10। ऐसे ही सीरीज़ बी में कुछ नंबर डाल देता हूँ 1, 2, 6, 5, 4। तो देखिए ये हमारे पास अभी 2 सीरीज़ हैं। सम प्रोडक्ट क्या करेगा? सम प्रोडक्ट देखिए दोनों सीरीज़ का एडिशन करने के बाद उनका प्रिंट करेगा। देखिए तो क्या आता है सम प्रोडक्ट, हम लोग देखते हैं कैसे लगाना है सम प्रोडक्ट को। देखिए यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ सम प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ पहला एरे हमारा A4 से लेके A8 तक है, कॉमा दूसरा एरे है हमारा ये वाला। आप चाहें तो इसमें मल्टीपल चाहे इतने एरेज आप दे सकते हैं। तो ये दोनों को मैंने डाला, ये आ गया 347 यहाँ पर आ गया। अब देखिए ये काम कैसे किया इसने 25 × 1 किया, फिर 25 × 2 किया, 32 × 5 किया, 12 × 6 किया, 10 × 4 किया, और जो नंबर्स आई उनको ऐड कर दिया। तो ये आ गया अपना 347, यानी 25 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया 50, 32 × 5 किया जो भी आया यहाँ लिखा, 12 × 6 और 10 × 4 किया यहाँ लिखा, और फिर जो भी नंबर्स आई उनका एडिशन आया अपना 347। तो ये आप इस तरीके से सम प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा सम प्रोडक्ट। अब अगला फंक्शन है हमारा काउंट इफ़, और उसकी कंडीशन हम लोग देखते हैं। तो चलिए काउंट और काउंट इफ़ हम लोग समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे काउंट फंक्शन। तो ये काउंट किस तरीके से काउंट करेगा, देखिए यहाँ मैं कुछ नंबर्स अपना लिख देता हूँ और उसके बाद देखते हैं काउंट फंक्शन कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने कुछ नंबर्स लिखी हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर पहले एक सीरीज़ बना लेता हूँ नेम की, और नेम में यहाँ पर A B C D E F G ये कुछ लोगों के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए। चलिए, और यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पर डाल दिया है एक डेट। क्या डाल दिया है? डेट, सॉरी। चलिए तो पहले मैं यहाँ पहले आपको काउंट फंक्शन के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ मैं सबसे पहले काउंट फंक्शन यहाँ इक्वल टू काउंट लिखूंगा। यूज़ कैसे करना है इसको, COUNT काउंट लिखेंगे आप लोग। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। तो ये सब वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर ही एरे के अंदर डाल दी, और यहाँ मैं काउंट करूँगा इसको। तो ये आया है 0। ये देखिए काउंट आया है 0। अब यहाँ एक फंक्शन और देखता हूँ मैं, COUNT काउंट ए क्या करेगा देखते हैं। चलिए मैं इसको कॉपी करता हूँ। ये देखिए ये काउंट ए जब मैंने चलाया तो यहाँ आया 7, काउंट अकेला चलाया तो आया 0। अच्छा चलिए, अब मान लीजिए मैं यहाँ A B C की जगह लिख देता हूँ 5, 6 और 3। तो देखिए अब ये काउंट जो फंक्शन था ये आ गया है हमारा कितना, ये आया है 3, और काउंट ए आया है 7। तो काउंट क्या करता है, काउंट करता है उन चीज़ों को काउंट जो नंबर्स हैं। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए सबको काउंट कर लेता है, ABCD नंबर्स या कुछ भी चीज़ें। अच्छा, अगर आपको काउंट ब्लैंक करना है, मान लीजिए यहाँ कुछ चीज़ें ब्लैंक है। अब देखिए आपने कोई बड़ी सी एक्सेल शीट बनाई है
उसमें मान लीजिए अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा तो नहीं कोई खाली रह गई हो, कोई मेरा सेल खाली रह गया हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये मान लीजिए आपने ये शीट बनाई है, अभी तो ये छोटी है, मान लीजिए आपने उसमें 10,000 एंट्रीज करके रखी हैं और फिर ये खाली रह गई है। चलिए मैं कर ही देता हूँ, ये आपने एंट्रीज कर ली है यहाँ पर। और चलिए, तो अब ये हमारे पास एक सीरीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा अलाइन कर देता हूँ। ये लीजिए, उसको ये लीजिए, ये सीरीज़ है। और अब ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ देखिए, अब मैं देखता हूँ काउंट फंक्शन को। तो काउंट क्या करेगा, इक्वल टू COUNT काउंट। काउंट क्या करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा। तो यहाँ मैंने ये पूरे नंबर्स उठा लिए, पूरा ये उठा लिया है ये, और इसको एंटर कर दिया। तो यहाँ 20 आया है, यानी कि यहाँ टोटल जो नंबर्स हैं वो 20 हैं। अगला है हमारा काउंट ए, COUNT काउंट ए। काउंट ए देखिए क्या करेगा, काउंट ए, ये देखिए, और हमने इसको कर दिया यहाँ पर। काउंट ए ने हमको प्रिंट किया 22 प्रिंट किया, क्योंकि अभी 22F और G को भी इसने ऐड कर लिया, लेकिन इसने ब्लैंक ऐड नहीं किए हैं। अब हमको पता करना है कि इसमें ब्लैंक तो नहीं छूट गया कुछ, तो हम लोग क्या करते हैं, COUNT काउंट ब्लैंक। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है अगर आप एक कोई बड़ी शीट बना रहे हैं और मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा तो नहीं कोई इसमें मिस कर गए हों हम, या खाली कुछ रह गया हो, तो कोई सेल खाली ना रह गई हो, उसके लिए हम यहाँ पे चेक करते हैं काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक के बाद हम ये पूरा एरे डाल देते हैं उसके अंदर और इसको कर देते हैं बंद। ये देखिए, तो यहाँ देखिए काउंट ब्लैंक हमने दिया, तो यहाँ 2 आया है, यानी कि ये 2 सेल्स हमारी ब्लैंक हैं इसके अंदर, ये इसने बता दिया है। ये था हमारा काउंट ब्लैंक। अगला हम लोग देखेंगे काउंट इफ़। काउंट इफ़ किस तरीके से काम करता है, काउंट इफ़ देखिए। तो यहाँ मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर एक नेम, कुछ कॉलम बनाने वाला हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर मैं नेम, और यहाँ पर लिखता हूँ मान लीजिए डेट। ठीक है, यहाँ मैंने नेम लिखा ABCDEFGHI। मान लीजिए ये कुछ लोगों के नाम हैं और यहाँ मैं डाल देता हूँ एक डेट। इसको देखिए मैं मर्ज कर देता हूँ। ये सब चीज़ें आपको शायद पता होंगी, मर्ज करना, ये सब करना, ये मैंने नहीं अपने वीडियोस में बताने वाला हूँ, लेकिन आप शायद सबको पता हो। तो यहाँ डेट में डाल देता हूँ, मान लीजिए ये 14 जनवरी 14-01। तो ये देख लीजिए 14 जनवरी, ये 15 जनवरी, ये 16 जनवरी, और इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा एक काम करता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ 18 जनवरी। और यहाँ मैं एक काम करने वाला हूँ, इन लोगों के लेने वाला हूँ मैं अटेंडेंस। मान लीजिए आप कुछ कराने वाले हैं, कोई कोर्स करा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं, यहाँ आप लेते हैं अटेंडेंस। तो चलिए यहाँ मैंने PPP लगाना चालू कर देता हूँ कि भाई ये 14 तारीख को ये PPP, और ये APPAA। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं लगा देता हूँ PPAA। और ये बाकी जगह में लगा देता हूँ P। एक अपनी शीट, ये अटेंडेंस शीट हमारी बनके तैयार हो जाती है। देखिए कितना आसान है एक्सेल में अभी इस सबको कैलकुलेट करना। अब मान लीजिए मुझे पता करना है कि भाई ये जो है ये कितनी बार आया है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा मैं काउंट इफ़ का यूज़ करूँगा मैं। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देता हूँ। चलिए, तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा काउंट इफ़ का, और देखिए क्या करता हूँ मैं, काउंट इफ़, यहाँ मैं दे दूँगा एक रेंज। ये ए जो है इसकी पूरी अटेंडेंस यहीं पर है, तो ये मैंने पूरी रेंज दे दी है। यहाँ लगाने के बाद लगाया है कॉमा, और किस चीज़ को काउंट करवाना है हमको, यहाँ हमको काउंट करवाना है P को, तो यहाँ मैंने दे दिया है P। ये केस सेंसिटिव नहीं होता, स्मॉल p भी लिखेंगे तो भी आपका चल जाएगा। यहाँ मैंने एंटर किया तो देखिए इसकी अटेंडेंस आ गई है 3, यानी 3 बार इसने P काउंट किया, इसने ये 3 बार आया है।
और अब हमको हर उसके लिए नहीं करना है। देखिए फॉर्मूले का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपने एक बार अगर फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, आप इसे पकड़ के ड्रैग कर देंगे, अगली सेल के लिए अपने आप अप्लाई होता चला जाएगा। देखिए ये सबका अटेंडेंस आ गया। देखिए ए कितनी बार आया है, बी कितनी बार आया, सी डी ई एफ जी एच आई, ये देखिए कितनी जल्दी ये काम हो गया। इसलिए एक्सेल अधिकतर लोग यूज़ करते हैं और सलाह भी देते हैं सबको एक्सेल यूज़ करने की कि आपका काम बहुत जल्दी हो जाता है। अगले इसमें आप मान लीजिए आपको काउंट एफ, यहाँ हम लोग अपना एब्सेंट काउंट करते हैं। तो एब्सेंट काउंट करने के लिए क्या, हमने बस यहाँ पर एक शीट, देखिए फॉर्मूला आपको एक सेल के लिए लगाना है, एक रो के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, अगली रो के लिए फॉर्मूला अपने आप कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने लगाया कॉमा और इसके लिए हम लोग सर्च कराने वाले हैं ए को, और यहाँ पर हमने कर दिया एंटर। तो देखिए ये आ गया है 2 और ये मैंने कर दिया ड्रैग नीचे, तो देखिए सबके अटेंडेंस आ गई। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग ये कौन है, डी, जो एक भी बार एब्सेंट नहीं है। अच्छा अब एक चीज़ और, अब मान लीजिए आपने ये पूरी शीट बना ली, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट, ये लिख देता हूँ एब्सेंट। चलिए अब मान लीजिए इसमें कोई अगर आप चेंज करना चाहें तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अब आपको पता चलता है कि भाई 15 तारीख को ये जो ए है ये एब्सेंट था, यानी पी की जगह ए होता है। तो अगर मैं यहाँ पर पी की जगह ए करता हूँ तो देखिए क्या चेंज होगा। यहाँ मैंने पी की जगह ए कर दिया और जैसे ही एंटर करूँगा देखिए ये इसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो गई। ये बहुत अच्छा काम है एक्सेल में। एक्सेल में आप ये है कि अगर आप बीच में कहीं एडिट भी करते हैं, अगर आपने फॉर्मूला कॉपी किया हुआ है, फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई ये जो पी था ये भी नहीं आया था, तो यहाँ आप जैसे ए दबाएंगे ये देखिए इसकी अटेंडेंस यहाँ पर चेंज हो गई। तो ये सबसे अच्छा काम हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास था काउंट एफ और काउंट ए, तो ये हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी हम लोग देखेंगे अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा एक डेटा के ऊपर, जिसमें नंबर का यूज़ नहीं करता, लेकिन हमारे पास एक्सेल में कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है। मान लीजिए आपने एक्सेल में किसी से डेटा लिया और उसने जो डेटा दिया आपको, आपने कुछ डेटा जो आपको शीट में बनाना था वो इस तरीके से बनाना था, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। आपको जो डेटा दिया उसने इस तरीके से दे दिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लेकिन अगर आपको जो डेटा चाहिए था वो कैसे चाहिए था, आपको जो डेटा चाहिए था वो चाहिए था फुल नेम। ठीक है, अब आप क्या करते हो, अधिकतर लोग क्या करते हैं, बार बार उस नाम को ब्रेक करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो एक्सेल में इसका एक अच्छा एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए मैं कुछ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया राम और यहाँ लिख दिया प्रसाद। ऐसे ही इधर लिख देता हूँ मैं जॉन और मैथ्यू। इसी तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सतबीर सिंह। इधर लिख देता हूँ मैं यशवंत और ये लिख देता हूँ पाठक, जगदीश और कुमार। चलिए, तो आपको जो डेटा दिया उसने इस तरीके से दे दिया। अब आपको जो डेटा चाहिए था वो चाहिए था फुल नेम आपको चाहिए था। अब इस केस में आप क्या करेंगे, तो यहाँ हमारे पास एक फार्मूला है, इसका नाम है कनकैटिनेट। कनकैटिनेट नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको। कनकैटिनेट क्या करेगा, कनकैटिनेट दोनों को जोड़ देगा। तो यहाँ देखिए पहले आपको लेना है टेक्स्ट 1। तो ये टेक्स्ट 1 क्या है, ये टेक्स्ट 1 है हमारा ये, और टेक्स्ट 2 है हमारा ये। कैसे लगाना है फॉर्मूला, चलिए फिर से देखते हैं। इसको करता हूँ मैं थोड़ा सा जूम और दिखाता हूँ आपको। तो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ कनकैटिनेट, और इसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट 1 है हमारे पास राम, कॉमा टेक्स्ट 2 है हमारे पास ये। अच्छा, अगर इन दोनों को आप चाहें तो उसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास मिडिल नेम भी है तो वो भी आप जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4 इतनी स्ट्रिंग आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। लेकिन चलिए यहाँ एक प्रॉब्लम आएगी। अब मैं जब इसको कंटिन्यूट करूँगा तो देखिए क्या होता है। देखिए इसने दोनों को मिला दिया, लेकिन मैं चाह रहा था कि यहाँ पर आए एक स्पेस। उस केस में हम क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ मैं फॉर्मूले में करूँगा थोड़ा सा चेंज। देखिए कनकैटिनेट, देखिए यहाँ लिया मैंने फर्स्ट, उसके बाद कॉमा लगाया। यहाँ कॉमा लगाने के बाद मैं डायरेक्ट दूसरा लेटर नहीं जोड़ूंगा, दूसरा टेक्स्ट नहीं जोड़ूंगा। यहाँ मैं क्या करूँगा, एक यहाँ लगाऊंगा एक कॉलन, उसके बाद यहाँ दूंगा एक स्पेस। ये यानी हमको चाहिए बीच में स्पेस, तो स्पेस हमारा इससे आ जाएगा।
उसके बाद हम जोड़ देंगे ये B2 और ऐसे कर देंगे, तो देखिए ये जुड़ गया। अच्छा, अब आपको अगले सेल के लिए भी फिर फॉर्मूला लाने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये उठा के इसको ड्रैग करते जाना है ऐसे। तो ये देखिए ये देखिए ये कंकैटिनेशन इसका हो गया। तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे दिया हो आपको कहीं पर डेटा बना के किसी ने, और आपको पूरा नाम चाहिए था, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के ऊपर आते हैं, जैसे कि है हमारा एवरेज। तो एवरेज कैसे निकालना है, एवरेज जानते हैं आप लोग क्या होता है। तो यहाँ मैं कुछ दे देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मंथ, और यहाँ लिख देता हूँ सेल, ठीक है। यहाँ मंथ में लिख देता हूँ मैं जनवरी, ये देखिए, और सेल, यहाँ सेल लिख देता हूँ कुछ 1.2, 3.2, 3.2, 2.5, 6.1, 5.3, तो यह देखिए यहाँ मैं कुछ सेल लिख दिए, ये कुछ सेल है लाखों में, हज़ारों में, जैसा भी आप मान लीजिए। अब मुझे चाहिए एक एवरेज निकाल दूँ मैं इन सब का। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज फार्मूला है यहाँ पर, उसका नाम भी एवरेज ही है। जितने नंबर डालना चाहें आप उस नंबर को डाल सकते हैं और एवरेज आप इससे निकाल सकते हैं। तो यह देखिए एवरेज जो आ गया है वो आया है 4.325 इन सब का। तो ये एवरेज सेल है साल भर की, ये आपकी निकल के आ गई है। इस तरीके से आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं। अगला जो हमारा फॉर्मूला है, हम लोग आ जाते हैं यहीं पर। यहाँ हमको देखना है तीन चीज़ें, राउंड, अगला जो हमारा है वो है, ये तीन फार्मूला हैं, इनसे कंफ्यूज हो जाते हैं अधिकतर लोग। राउंड अप, और एक फार्मूला है राउंड डाउन। ये तीनों फार्मूला में क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए राउंड क्या करता है, राउंड आपका ये मान लीजिए ये नंबर जो आई है इसको आपको राउंड करना है। राउंड अप अपन लोग जनरल भाषा में बोलते हैं राउंड अप, लेकिन ये राउंड अप, राउंड डाउन तीनों चीज़ें अलग होती है। राउंड कब करता है, राउंड का मतलब होता है 4.3 है, अगर आप इसे 2 नंबर पर राउंड करेंगे तो ये 4.32 हो जाएगा। राउंड अप क्या होता है, राउंड अप अगर आप इसको 2 नंबर पे राउंड अप करेंगे तो ये 4.33 हो जाएगा। और राउंड डाउन क्या करता है, राउंड डाउन हमेशा नीचे जाता है, राउंड अप हमेशा आगे कर देता है। और राउंड चेक करता है कि जो नंबर दशमलव के बाद की वो 5 या 5 से अधिक है तो आगे बढ़ा देगा, नहीं तो इसको पीछे कर देगा। तो यहाँ चलिए मैं एक नंबर ले लेता हूँ, थोड़ा इसमें कुछ चेंज करके अपन एक नंबर बना लेते हैं। चलिए तो ये नंबर बना दिया है मैंने 4.558, और इसको मैं करूँगा राउंड, इक्वल टू यहाँ लगाता हूँ। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन राउंड, और इसके बाद हम लिखेंगे ये नंबर हमारी है C2 के अंदर, कॉमा लगाएंगे। हमको कितने नंबर तक राउंड अप करना है, यानी दशमलव के बाद आपको कितने नंबर चाहिए। तो यहाँ मुझे चाहिए सिर्फ एक नंबर, तो यहाँ मैंने 1 कर दिया। यहाँ मैंने एंटर किया तो देखिए इसने इसको क्या कर दिया, 4.5 से 4.6 कर दिया, क्योंकि 4.55 था। अगर ये 4.54 होता तो ये इसको 4.5 ही रहने देता। ये 4.6 कर दिया, क्योंकि 4.5 के बाद ये 5 के से ऊपर को 6 कर देगा। राउंड अप क्या करेगा, ये राउंड अप भी वही करेगा। देखिए राउंड चेक करता है कि 5 या 5 से अधिक है तो आगे बढ़ाएगा, 5 से कम है तो नीचे कर देगा। राउंड अप क्या करेगा, हमेशा ही, चाहे 5 से कम हो या नीचे हो, ये ऊपर ही डालेगा उसको। तो यहाँ चलिए मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ, राउंड अप, और इसको हमको राउंड अप करना है कितने डिजिट तक, 1 डिजिट तक। तो देखिए ये भी 4.6 आएगा, लेकिन अगर मैं राउंड डाउन करूँगा तो क्या होता है, देखिए इक्वल टू, ये देखिए इसने राउंड डाउन किया है 4.5, ये 4.6 किया, ये 4. मान लीजिए यहाँ मैं कोई एक नंबर और डाल देता हूँ, कुछ ऐसी नंबर लेता हूँ जैसे कि 36.33347। तो आप बताइए इसका क्या होगा, इसका राउंड
ये देखिए इसने राउंड किया है 36.3, और अगर मैं इसको 3, देखिए ये 36.345 था, 347 था, इसने 36.3 कर दिया इसे। इसने 36.4 किया है क्योंकि इसने हमेशा ऊपर